और स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दोपहर के 12 बज रहे हैं, वक्त है प्रहार का। प्रहार में सबसे पहले बात करेंगे देश की ऐसी ताकत की जिसके प्रहार से दुश्मन कांप जाएगा। डिफेंस फील्ड में भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। ये पहला मौका है जब किसी मिसाइल का परीक्षण ट्रेन से किया गया है। डीआरडीओ ने ओडिशा के बालासोर से अग्नि प्राइम का सक्सेसफुल टेस्ट किया। इस मिसाइल को रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया गया। इस उपलब्धि के साथ ही भारत ट्रेनों से मिसाइल छोड़ने वाले चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है। अग्नि प्राइम की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है। इस मिसाइल को नई पीढ़ी की सुपर मिसाइल कहा जा रहा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए डीआरडीओ को बधाई दी। ऑपरेशन सिंदूर में मेक इन इंडिया का दम पूरी दुनिया ने देखा था और ये मेक इन इंडिया की जो ताकत है वो और ज्यादा दुगनी होती जा रही है। अब सफल परीक्षण किया गया है अग्नि प्राइम मिसाइल का। खास बात यह है कि इसे रेल से लॉन्च किया गया है। अपने आप में पहली बार देश में ऐसा मौका आया है जब रेल से किसी मिसाइल को लॉन्च किया गया हो। डीआरडीओ को इस सफल परीक्षण के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बधाई भी दी है। और आपको जानकारी दे दें कि अग्नि प्राइम मिसाइल 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखती है। रेलवे ट्रैक से इसको लॉन्च किया गया, रेल से इसको लॉन्च किया गया है। अग्नि प्राइम मिसाइल दुश्मनों का काल है। मिसाइल का रिएक्शन टाइम बहुत तेज है, निशाना बहुत सटीक है। मिसाइल को डीआरडीओ ने मजबूत डिजाइन किया है। सबसे खास बात यह है कि लो विजिबिलिटी में भी ये मिसाइल काम कर सकती है। अब इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो चुका है जो ट्रेन से मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं। इससे पहले ये ताकत सिर्फ रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के पास ही थी। अब इस लिस्ट में भारत का नाम भी जुड़ गया है। तो कैसे भारत भी धीरे धीरे सुपर पावर बन रहा है, एक और बानगी देश में देखने को मिली है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। प्रहार में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का एक बड़ा बयान सामने आया। 1962 में हुए भारत चीन युद्ध को लेकर जनरल चौहान ने बड़ा बयान दिया और कहा कि 1962 में एयरफोर्स के इस्तेमाल से चीन का आक्रमण कम किया जा सकता था, लेकिन तत्कालीन सरकार ने इसकी इजाजत नहीं दी थी। उस दौर में वायुसेना के इस्तेमाल को उकसावे वाला माना जाता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वायुसेना ने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया है। I think General Thorat had in mind use of Air Force, which the government did not permit. We would have had significant advantage during the 62 conflict, shorter turnaround times, a favorable geography, and the ability to bring maximum payloads to bear with maximum all-up weight on the enemy. Use of air power could have slowed the Chinese offensive considerably, if not stymied it completely. This would have given army much more time to prepare. In those days, I think use of Air Force was considered escalatory. This is, I think, no longer true, and Op Sindoor is an apt example of this. मनीष प्रसाद हमारे डिफेंस एडिटर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। दो बड़ी बातें मनीष, एक तो भारत की बढ़ती क्षमता, भारत में मेक इन इंडिया के बढ़ते कदम, और दूसरी बात जो जनरल चौहान की तरफ से कही गई कि अगर 1962 में वायुसेना का ठीक इस्तेमाल किया जाता तो वो युद्ध भारत ना हारता और चीन को पीछे अपने कदम खींचने पड़ते। प्राची, अगर अग्नि 5 से शुरू करें, अग्नि प्राइम से, तो आत्मनिर्भरता की ताकत ये और क्षमता पूरे विश्व को दिखाने वाली है। 2000 रेंज जिसकी जद में पाकिस्तान और चाइना के वो स्ट्रैटेजिक लोकेशंस बिल्कुल साफ आएंगे। और चूंकि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रेलवे ट्रैक बिछे हुए हैं तो आसानी से रीलोकेट और रिपोजिशन इसे कर सकते हैं। इसका मतलब है उन्हीं ट्रैक के जरिए इसे मोबाइल लॉन्चर के जरिए एक जगह से दूसरी जगह फायर करें और फिर उसके बाद ये तुरंत ओझल हो जाए। तो ये क्षमता और बढ़ती है। अब बात चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात की, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया वो बिल्कुल इसे दर्शाता है, क्योंकि वो कई फोरम पे बोल चुके हैं कि इस बार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकार ने खुली छूट दी तीनों सेनाओं को और उसी का ये रिजल्ट निकला कि भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और पूरी तरह से उनके जो स्ट्रैटेजिक और साथ में जो आतंकी अड्डे थे उसे ध्वस्त किया। लेकिन 1962 की तस्वीर के मुताबिक ना तो उस समय बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर
3,488 किलोमीटर के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे था, यानी जो भारत चीन की सीमा है वहां पर था, और ना ही वहां पर भारतीय वायुसेना का उस समय इस्तेमाल किया गया। हालांकि भारतीय वायुसेना के फाइटर एयरक्राफ्ट के बेड़े में उस समय नैट या तूफानी जैसे फाइटर बॉम्बर्स उस समय जरूर मौजूद थे, लेकिन उस समय इसे एस्केलेशन के तौर पर समझा गया, और इसी बात को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने अपनी स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट करते हुए भारत ने करके दिखाया। खुली छूट हमारी तीनों सेनाओं को मिली और उसका खामियाजा पाकिस्तान ने भुगता, पाकिस्तान के दांत खट्टे हुए। बहुत शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है जो बिहार चुनाव से जुड़ी हुई है। 6 अक्टूबर के बाद कभी भी बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव और टॉप अधिकारियों को लेटर लिखा है जिसमें 6 अक्टूबर तक सभी ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया को पूरा करने को कहा गया है। इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त बिहार का दौरा करेंगे, जिसके बाद बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से किया जाएगा। तो अब बहुत जल्द बिहार में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है। 6 अक्टूबर के बाद कभी भी बिहार में चुनावों की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से किया जा सकता है, और इसके लिए तैयारियां करने के लिए कह दिया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त भी बिहार का दौरा जल्दी करने वाले हैं। नीतीश, आपको क्या जानकारी मिल रही है? क्या लेटर लिखकर बताया गया है चुनाव आयोग की तरफ से? देखिए, आयोग की तरफ से जो पत्र दिया गया है, मुख्य सचिव, डीजीपी, विकास आयुक्त और अलग अलग विभागों के जो प्रधान सचिव हैं, उनको ये साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि 6 अक्टूबर के पहले जो भी आपको तबादले करने हैं वो कर लें, क्योंकि 6 अक्टूबर के बाद माना जा रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को बिहार दौरे पे आना है, और माना जा रहा है कि उसके बाद ही जो है चुनाव की घोषणा होगी। जो निर्देश दिया गया है उस पत्र में ये कहा गया है कि 6 अक्टूबर के पहले ही ये सारे तबादले से जुड़े जो कार्य हैं वो कर लेने हैं। जिन लोगों का 3 वर्ष जो है 30 नवंबर तक पूरा हो रहा है उनका तबादला करना है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो गृह जिला है वहाँ आपको पोस्टिंग नहीं होनी चाहिए, ताकि जो पारदर्शिता है चुनाव को लेकर वो बनी रहे। तो इससे संबंधित जो भी निर्देश होते हैं उन सबों को जारी किया गया है, और जाहिर है चूँकि 6 अक्टूबर के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त को बिहार आना है, उससे पहले ये सारी जो प्रक्रिया है वो पूरा कर लेना चाहती है आयोग, और इसलिए ये माना जा रहा है कि 6 अक्टूबर के बाद कभी भी बिहार चुनाव की घोषणा हो सकती है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त की बड़ी खबर है नीतीश, एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता देते हैं। बिहार में बहुत जल्द चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है। 6 अक्टूबर के बाद कभी भी चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा, और इससे ठीक पहले जिस तरीके की बिसात हम नीतीश इस वक्त देख रहे हैं बिहार में, सब अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। तेजस्वी को और राहुल को ईबीसी वोटर्स का सहारा है, तो वैसे सीमांचल में अपनी जमीन को तलाश रहे हैं। तो नीतीश ने पूरा का पूरा पिटारा ही खोल दिया है खजाने का जनता पर लुटाने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल, और चुनाव के ठीक पहले हर दल अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, और अब कल ही देखिए महिला संवाद कार्यक्रम जो है वो बड़े स्तर पर है। कल बिहार सरकार की तरफ से 10,000 रुपये जो हैं वो महिलाओं को दिए जाएंगे रोजगार के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन इस कार्यक्रम में जुड़े रहेंगे, तो बिहार सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा ये कार्यक्रम है, और जाहिर है चुनाव करीब है, इसको ध्यान में रखकर ही ये किया गया है। और तेजस्वी यादव आज महिलाओं से संवाद कर रहे हैं। प्रियंका गांधी कल बिहार आ रही हैं, वो भी महिलाओं से संवाद करेंगी, तो आधी आबादी को भी ध्यान में रखा जा रहा है। दूसरी तरफ जाति के आधार पर जो बिहार में चूंकि जातीय समीकरणों का बोलबाला रहता है, इसलिए जातियों के आधार पर भी पार्टियां जो है अलग अलग जातियों को साधने की कोशिश कर रही है, और इसी कोशिश के तहत अति पिछड़ी जातियों को लेकर। बिल्कुल ठीक नीतीश, और जैसे ही चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा वैसे ही ये जो एक के बाद एक आप कह सकते हैं कदम उठाए जा रहे हैं वो और तेज होंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब प्रहार में बात करेंगे ऐसे विवाद की जो यूपी से निकलकर धीरे धीरे पूरे देश में फैलता जा रहा है। हम बात कर रहे हैं आई लव मोहम्मद विवाद की। अब महाराष्ट्र में ये कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। मुस्लिम समुदाय की तरफ से जगह जगह सड़कों पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगा दिए गए हैं, तो वहीं इसके खिलाफ अब हिंदू संगठन भी कैंपेन चला रहे हैं। गरबा पंडालों में आई लव महादेव के पोस्टर बैनर लगाए जा रहे हैं। तो आई लव मोहम्मद वर्सेस आई लव महादेव की जो इस वक्त लड़ाई है वो जमीन पर देखने को मिल रही है। देश भर में नवरात्र की धूम है, तो इस बीच मुंबई के गरबा पंडालों में इस बार कुछ अलग, कुछ नया देखने को मिल रहा है। गरबा पंडालों में हिंदू संगठनों की तरफ से आई लव महादेव कैंपेन चलाया जा रहा है। मुस्लिम समाज के लिए जो आई लव मोहम्मद कैंपेन चला रहे हैं ये उसके काउंटर में है।
मुंबई के गरबा पंडालों में जगह जगह आई लव महादेव के बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं। आई लव मोहम्मद को लेकर उत्तर प्रदेश से एक कंट्रोवर्सी शुरू हुई और अब ये पूरे देश भर में फैल चुकी है। जगह जगह पर मुस्लिम समुदाय के लोग और संगठन से जुड़े हुए लोग आई लव मोहम्मद के कैंपेन शुरू कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच नवरात्रि का त्योहार आ गया है और ऐसे में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद, इसके अलावा हिंदू संगठन से जुड़े हुए कई लोग अब एक अलग कैंपेन शुरू कर रहे हैं आई लव महादेव का। इस वक्त हम मुंबई के मलाड इलाके में मौजूद हैं। ये आर्य कॉलोनी का इलाका है और इस वक्त नवरात्रि के 9 दिनों का जो है वो भव्य त्योहार चल रहा है। ऐसे में माता रानी के सामने गरबा खेला जाता है। लेकिन इस दरमियान अब देखने को मिल रहा है कि कई जगहों पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से पोस्टर बैनर लगाए जा रहे हैं। वहीं अगर आप देखें तो इस वक्त जहां हम मौजूद हैं, आप देखिए कि यहाँ पर कई बच्चे हैं, कई बुजुर्ग हैं, कई लोग हैं। इन सभी के हाथ में आपको नजर आएगा कि आई लव महादेव का एक जो पैम्पलेट है वो यहाँ पर बांटा गया है। जगह जगह पर वो पैम्पलेट भी लगाए गए हैं और इसी संदर्भ में लगाए गए हैं कि जिस तरह से देश में आई लव मोहम्मद का कैंपेन चल रहा है, उसी प्रकार आई लव महादेव का कैंपेन भी शुरू किया गया है। आप देखिए कि जिस तरह से यहाँ गरबा भी खेला जाएगा, वो भी आपको जितनी भी महिलाएं हैं वो यहाँ लाइन से आपको नजर आएंगी कि यहाँ पर किस तरह से बच्चे, छोटी लड़कियां और जो यहाँ पर गरबा खेलने वाले, और खासतौर पर अगर मुंबई के इस रीजन की बात की जाए तो ये मारवाड़ी समुदाय और गुजराती समुदाय से जुड़ा हुआ एक गरबे का पंडाल है। यहाँ पर आप देखिए कि जो लोग हैं आपको नजर आएंगे, यहाँ पर नजर आएंगे कि यहाँ पर जो आयोजक हैं वो यहाँ पर शुरू से ही पैम्पलेट बांटते हुए नजर आए और गरबा शुरू होने के ठीक पहले इस कैंपेन की शुरुआत की जा रही है। तो मुंबई के अलग अलग इलाकों में सड़कों पर, मस्जिदों के बाहर, मुस्लिम मोहल्लों में मुस्लिम समुदाय के लोग भी पोस्टर लगा रहे हैं। मुस्लिम समाज की तरफ से आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। मुंबई जैसा कैंपेन पूरे महाराष्ट्र में इस वक्त चलाया जा रहा है। तो गरबा पंडालों में आई लव महादेव के पोस्टर हैं, तो मस्जिदों के बाहर आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। आई लव मोहम्मद पर उत्तर प्रदेश में हुई कार्रवाई से जो विवाद शुरू हुआ, अब वो देश भर की अलग अलग सड़कों पर भी देखने को मिल रहा है। मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोग कई जगहों पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगा रहे हैं, बैनर लगा रहे हैं, उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। इसी प्रकार मुंबई के मालवनी इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर भी आपको आई लव मोहम्मद के जो पोस्टर्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे और ये केवल मुंबई के मालवनी इलाके तक सीमित नहीं है। आप गोवंडी की बात करिए, मानखुर्द की बात करिए, मुमरा की बात करिए, इन सभी जगहों पर इस तरह के पोस्टर और बैनर लगे हुए हैं। आज मुंबई के मालवनी पुलिस स्टेशन में मुस्लिम समुदाय और उनके धर्मगुरु जो जितने भी जिम्मेदार लोग हैं वो सब भी यहाँ पर पहुँचे हुए थे और उन्होंने पुलिस को एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि जिस तरह से कानपुर में ये कार्रवाई हुई, वो पहली बात तो कार्रवाई बिल्कुल असंवैधानिक है और उसी आधार पर उनकी बात को सरकार तक पहुंचाया जाए। और इसी आधार पर शहर के अलग अलग जगहों पर अगर आप बात करें तो महाराष्ट्र में या फिर महाराष्ट्र के इतर देश के अन्य राज्यों में भी जितने भी मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं वो लोग आ रहे हैं। वो जितने भी ऑफिशियल इलाके हैं, जो भी जगह हैं, उन सभी जगहों पर, चाहे वो डीएम ऑफिस हो, कलेक्टर ऑफिस हो, उन सभी जगहों पर जाकर इस घटना के प्रति विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं। यानी कि जो घटना कानपुर से शुरू हुई, उत्तर प्रदेश से शुरू हुई, अब उसका विवाद पूरे देश में देखने को मिल रहा है। और अब चूंकि नवरात्रि का समय है तो ये पोस्टर्स अब केवल आई लव मोहम्मद तक सीमित नहीं है। अब देश के कई हिस्सों में आई लव महादेव के पोस्टर्स लगने शुरू हो गए हैं। कई जगहों पर नवरात्रि में बात की जा रही है कि गैर मुसलमानों, गैर हिंदुओं के जो एंट्री है उसे भी बैन करने की बात की जा रही है। तो एक तरह से ये पूरा मामला अब धीरे धीरे सांप्रदायिक होता जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि नवरात्र के इस त्योहार में ये सांप्रदायिकता वाला रंग कौन घोलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये आग सिर्फ उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र नहीं बल्कि कर्नाटक तक भी पहुंच गई है। कर्नाटक के दावणगेरे में आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर दो समुदाय आमने सामने आ गए। हिंदू समुदाय ने पोस्टर लगाने पर आपत्ति की तो दोनों समुदाय के सैकड़ों लोग आमने सामने आ गए। हालांकि पुलिस ने सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया और एहतियात के तौर पर पुलिस की तैनाती कर दी। ನಗರದಲ್ಲಿ ಐ ಲವ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಂಬಂಧ ಒಂದು ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮುದಾಯದವರು. ಆಗ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಪೊಲೀಸವರು ಹೋಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಥರದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದುವರೆಗೂ ಅವ್ರು ಏನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಎರಡು ಕಡೆಯವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತೀವಿ.
ಒಂದು 5-6 ಮನೆಗೆ. ಅದೇ ಈಗ ಹೋಗಿ ನಾನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಹೋಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. तो अभी मामला कंट्रोल में है, लेकिन ये मामला कैसे बढ़ रहा है आपको बताते हैं। आई लव मोहम्मद का ये पूरा मामला कानपुर के रावतपुर इलाके से शुरू हुआ था। सितंबर की शुरुआत में 12 वफात के जुलूस के दौरान मुस्लिम युवाओं ने आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर और बैनर लगाए। इसके बाद स्थानीय हिंदू संगठनों ने इसे नई परंपरा बताते हुए आपत्ति जताई और माहौल गर्मा गया। इसके बाद मामले में पुलिस ने हस्तक्षेप करते हुए बैनर हटवा दिए और 9 लोगों को नामजद तथा 15 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की। अब इसमें सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और धार्मिक भावनाओं को भड़काने जैसी धाराएं लगाई गई, जिसके बाद अब हर राज्य में मुस्लिम समाज के लोग कैंपेन चला रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि आई लव मोहम्मद लिखने से कैसे सांप्रदायिक माहौल खराब हो सकता है, कैसे भड़काया जा सकता है। अब प्रहार में आगे बात करेंगे लेह की, जिसमें एक नया प्रयोग किया गया है। लेह में कल हुए बवाल के बाद हालात तनावपूर्ण हैं लेकिन शांत हैं। लेह में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां सड़कों पर तैनात हैं। इस बीच हिंसा पर गृह मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया। गृह मंत्रालय ने लद्दाख में हुई हिंसा के लिए एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया। गृह मंत्रालय ने कहा कि सोनम वांगचुक ने भीड़ को अपने भड़काऊ बयानों से उकसाया। कई नेताओं द्वारा भूख हड़ताल खत्म करने की अपील करने के बावजूद सोनम वांगचुक ने अनशन जारी रखा। उन्होंने अरब स्प्रिंग स्टाइल में विरोध प्रदर्शन के उत्तेजनाजनक बयान दिए। साथ ही नेपाल में जेंजी के विरोध प्रदर्शन का हवाला दिया। इसी के बाद भीड़ ने अनशन स्थल से निकलकर बीजेपी कार्यालय और CEC लेह के सरकारी कार्यालय पर हमला बोल दिया। हिंसा के बाद केंद्र सरकार ने लोगों से शांति की अपील की। साथ ही हालात दोबारा से खराब ना हो, इसके लिए लद्दाख के साथ साथ करगिल में BNS की धारा 163 लागू कर दी गई है। अब बिना प्रशासन की इजाजत के कोई भी जुलूस, रैली या मार्च नहीं निकाल सकेगा। CRPF की 4 एडिशनल कंपनियों को कश्मीर से लद्दाख भेजा गया है। इसके अलावा ITBP की 4 और कंपनियों को भी लद्दाख भेजा जा रहा है। साथ ही लोगों से पुराने और भड़काऊ वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर ना करने की अपील भी की जा रही है। तो लद्दाख को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर सोनम वांगचुक 10 सितंबर से अनशन पर बैठे थे, लेकिन कल लेह में हुई हिंसा के बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया है। लेकिन देर रात गृह मंत्रालय ने बयान जारी कर पूरी हिंसा के लिए सोनम वांगचुक को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। हालांकि सोनम वांगचुक इस आरोप से इनकार कर रहे हैं। सोनम वांगचुक के मुताबिक केंद्र सरकार स्थानीय लोगों की मांगों को लगातार नजरअंदाज कर रही थी, इसीलिए लोगों में गुस्सा था। अनशन के स्टेज को हमने पॉलिटिकली सैनिटाइज्ड रखा था। हमने कभी किसी कांग्रेस के या किसी भी पार्टी के किसी भी नेता को कभी भाषण देने का मौका ही नहीं दिया। तो ये कहना भी गलत होगा कि हमारे स्टेज पे किसी ने कहा हो। बाकी मैं फिर कहूंगा, किसी भी पार्टी के किसी नेता में ये शक्ति, ये कमांड नहीं है कि वो 4-5 हजार युवकों को इस तरह निकाल पाए। ये उनके फ्रस्ट्रेशंस का नतीजा था। ये हमें मानना चाहिए, नहीं तो हम फिर दोबारा गलत रास्ते पे जाएंगे।